वायसराय के बाद, जी हाँ, वायसरायों के बाद अब हम ऐसे जगह से प्रश्न आपसे करेंगे जो प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से काफ़ी प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो लोग अक्सर गलत कर देते हैं। जी हाँ, देखिए, वायसराय के बाद आधुनिक भारत में अन्य बहुत ऐसे सारे टॉपिक हैं जहाँ वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि मित्र मैं पहले कहा कि आधुनिक भारत के समय पैरेलल और समांतर या पैरेलल या समांतर विभिन्न प्रकार के को रिलेटेड करके अगर जब तक आप चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आधुनिक भारत से उठने वाले प्रश्नों का जवाब आप आसानी के साथ नहीं दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे चीज़ को हम पूरा संपूर्ण लेक्चर के इतिहास में क्लियर करेंगे। अभी हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पर संपूर्ण इतिहास से रिलेटेड सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और इन प्रश्नों पर आप विचार करिए, मंथन करिए, कोशिश करिए जवाब देने के लिए। जो कमियां हैं उस कमियों का आप उजागर करिए, और जो अच्छाइयां हैं उसको भी उजागर करिए। ठीक है, ताकि हम मोटिवेट हो सके। तो आइए शुरू करते हैं वायसराय के बाद अब आधुनिक भारत के नेक्स्ट टॉपिक, वहाँ से हम प्रश्न आपसे करते हैं। देखिए, आधुनिक भारत में जब अंग्रेज़ों ने भारतीयों का बहुत शोषण किया, तो बहुत ज़्यादा शोषण किया, तो उसके परिणाम स्वरूप भारत में जगह जगह क्या हुए थे, जगह जगह विद्रोह उठना चालू हो गया था। तो विद्रोह जो ये हुए थे, ये विभिन्न प्रकार के जनजातीय और निम्न जातीय प्रकार के विद्रोह उठे हुए थे। तो आइए जनजातीय और निम्न जातीय संबंधित से जो विद्रोह उठे हुए हैं, उन विद्रोहों से संबंधित हम आपसे प्रश्न करते हैं, और उस प्रश्न का जवाब देने का आप कोशिश करिएगा। तो आप बताना प्रारंभ करिए। आप ये बताइए कि कूका का विद्रोह कहाँ हुआ था। जी हाँ, कूका का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? कूका का विद्रोह कहाँ हुआ था? कुकी का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? अहोम का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? खासे का विद्रोह कहाँ हुआ था? जंतिया का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? मेरी रफ्तार थोड़ी सी तेज़ रहेगी, लेकिन आपका दिमाग भी उतना तेज़ चलना चाहिए। जी हाँ, ताकि आप जज करिए कि मुझे इन सारे प्रश्नों का जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर से स्टार्ट कर देते हैं। कूका का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? कुकी का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? जंतिया का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? खासी का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? इसके अलावा गारो का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? गारो के अलावा आप देखेंगे एक रोमासी का विद्रोह था, और रोमासी का विद्रोह कहाँ हुआ था? बिजोरिया का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? फिर आप देखेंगे कोट्टी का विद्रोह हुआ था, चेचू का विद्रोह हुआ था, मोपला का विद्रोह हुआ था। तो चेचू मोपला का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ठीक है, इसके बाद निम्न जातियों के लिए जस्टिस और आत्मसम्मान के लिए कहाँ आंदोलन चलाए गए थे, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। रंपा का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? पालीगरों का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? पागलपंथियों का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? संथाल का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? कोल का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? फिर इसके बाद देखिए, कुछ क्वेश्चन तो हो सकते हैं रिवाइज हो सकते हैं। तो कोल का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? फैकाकी का और क्या नाम है, फ़कीर का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? बुक्सा का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ये आप बताने का प्रयास करिएगा। तो ये वो सारे विद्रोह हैं, अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन आसानी से यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा सन्यासी विद्रोह कहाँ पे हुआ था, और इन विद्रोहों के नेतृत्व करने वाले कौन कौन से नेता थे, आपको ये भी बताना होगा। और ये विद्रोह किससे संबंधित था, ये भी आप कोशिश करिएगा बताने के लिए। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। कोका का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? कुकी का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? अहोम का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? खासी का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? जंतिया के द्वारा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? कोल का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? संथाल का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? इसके बाद आप देख सकते हैं कि फ़कीरों का विद्रोह के कहाँ पे हुआ था? पागलपंथियों का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? पालीगरों का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? मोपला का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? चेचू का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? रंपा का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? और निम्न जातियों के द्वारा आत्मसम्मान के लिए जस्टिस विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ठीक है, तो ये जो जनजाति और निम्न जाति के द्वारा जो विद्रोह चलाए गए थे या जो विद्रोह हुआ था, उनको आप बताने का प्रयास करिएगा। आगे हम देखते हैं मित्र कि विद्रोह के उपरांत फलस्वरूप या शोषण के फलस्वरूप भारतीयों के द्वारा विभिन्न प्रकार के संस्थाएं की स्थापना की गई थी, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की गई थी। इन संस्थाओं के माध्यम से लोग अपने अधिकारों की बात अंग्रेज़ों से करते थे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे संस्थाएं थी जिसके माध्यम से जनता में जागरूकता भी पैदा की जाती थी। तो वो संस्थाएं कौन कौन से थे, उनके संस्थापक कौन कौन थे, वो आपको बताना होगा। जैसे आप एक चीज़ बताइए, ठीक है, आप एक चीज़ बताइए
लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जी हाँ, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, ये बताने का प्रयास करेगा। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, ये बताने का प्रयास करिएगा। इसके अलावा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? फिर ये भी बताइए कि सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? फिर से सुन लीजिए, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ये जितने भी मैंने अभी सोसाइटी के नाम पूछे हैं मित्र, ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, ये बताने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन आप बताइए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? फिर से सुन लीजिए, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वहाँ पर सोसाइटी से संबंधित मैंने सारे प्रश्न पूछे और यहाँ पर मैंने एसोसिएशन से रिलेटेड सारे प्रश्न पूछे। आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मित्र, ये सारे कुछ जो अंग्रेजी से ताल्लुक़ रखने वाले शब्द थे, यहाँ से मैंने पूछा है, लेकिन यहाँ इंडियन के द्वारा ही ज़्यादातर इन संस्थाओं की स्थापना किया गया था, जिसमें लोग अपने शोषण के उपरांत अपने अधिकार की मांग कर रहे थे और जनता में राष्ट्रीय चेतना पैदा करने के लिए एक जागरूकता उत्पन्न कर रहे थे। इसलिए आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इन सारे संस्थाओं को मुझे याद करना है और किसके द्वारा किया गया था ये भी याद करना होगा। ठीक है, अब देखिए मित्र, हमारे आधुनिक भारत में बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी। जी हाँ, बहुत सारी कुरीतियाँ आई थी और इस कुरीतियों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुधारक व धार्मिक सुधारक के लोग आए। जी हाँ, सामाजिक सुधारक और धार्मिक सामाजिक सुधारक के लोग आए, जिनका काम क्या था? जिनका काम था लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना पैदा करना। जी हाँ, जिनका काम था राष्ट्रीय चेतना पैदा। तो आप धार्मिक सामाजिक सुधारक के रूप में जो संस्थाएं स्थापित की गई है, उन संस्थाओं का मैं नाम बता रहा हूँ और वो संस्थाएं कब कब स्थापित की गई थी, किसके द्वारा स्थापित की गई थी, ये आपको बताना होगा, और यहाँ से भी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं और आप बताने का प्रयास करिएगा। बताइए, आत्मीय सभा की स्थापना कब होती है और कौन करता है? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब और कौन करता है? इसके अलावा रंजनी सभा की स्थापना कौन करता है और कब करता है? पूना सभा की स्थापना कौन करता है? सार्वजनिक सभा की स्थापना कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? और ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको संपूर्ण इतिहास के लेक्चर में मैं अवश्य दूंगा, लेकिन इसके पहले आप खुद प्रयास करने की कोशिश करिए कि मुझे कितना आ रहा है ओरल तरीके से। ठीक है, और कोशिश करिए इन सारे प्रश्नों को ढूंढने को, खोजने के लिए और एक जगह इसको लिखने की प्रारंभ करिएगा। फिलहाल हम पूरा लेक्चर देंगे आपको इसके संदर्भ में। तो ये सारे सभाओं से रिलेटेड आपको याद करना होगा। इसके अलावा आपको ये भी बताना होगा कि वैद्य समाज की स्थापना कब होता है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब होता है, वेदांत कॉलेज कब स्थापित किया जाता है, ये भी आपको बताना होगा। इसके अलावा हम देखते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है, ब्रह्म समाज के बाद आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है, ये आपको बताना होगा। फिर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है, और ये सारे ब्रह्म समाज में क्या एक बेसिक अंतर है वो आप बताने का प्रयास करिएगा। इसके अलावा अगर हम पूछें आपसे तो आप ये भी बताने का प्रयास करिएगा परमहंस मंडली। जी हाँ, परमहंस मंडली की स्थापना कब और किसके द्वारा की जाती है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की जाती है। इसके अलावा अगर देखेंगे आप तो आर्य समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की जाती है। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसके द्वारा
की जाती हैं, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जी हाँ, ये सारे क्वेश्चन आपको बताना होगा। फिर से सुन लीजिए, आत्मीय सभा, सार्वजनिक सभा, पूना सभा, तत्वबोधिनी सभा, रंजनी सभा के संस्थापक कौन कौन थे? क्लियर। इसके अलावा वेदांत सोसाइटी, वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना कब कब हुई थी, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। इसके बाद मैंने आपसे पूछा कि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब कब हुई। इसके बाद मैंने पूछा कि परमहंस मंडली और प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज की स्थापना कब हुई। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब हुई, फिर हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई, ये आपको बताना होगा। क्लियर। तो 2 बार मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, इस पर आप विचार करिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में तो अन्य और ढेर सारे संस्थाओं की स्थापना की गई थी। वो सारे जो संस्थाएं स्थापना की गई थी, जैसे आप बताइए कि यूपी में किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अवध में किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? फिर उसके बाद आप बताइए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? जी हाँ। फिर एक क्वेश्चन आपसे मैं कर रहा हूँ कि ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन का संस्थापक कौन था? ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन का संस्थापक कौन था, ये बताने का प्रयास करिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसके अलावा और सारी चीज़ें, जैसे गदर पार्टी ये क्रांतिकारी से, फिर भी मैं यहाँ पे आ गया तो पूछ ही दे रहा हूँ कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था और इसका अध्यक्ष कौन था, ये भी आपको बताना होगा। तो किसान सभा से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो किसान भी अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं और मजदूर भी अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। इन सारे संस्थाओं से संबंधित इनके संस्थापक और इनका डेट आपको याद होना चाहिए। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, बताइए। यूपी में किसान सभा की स्थापना, अवध में किसान सभा की स्थापना, बिहार में किसान सभा की स्थापना, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कौन करता है? फिर आपको एक चीज़ ये बताना होगा कि पहली बार मजदूरों की सभा के लोग की स्थापना कहाँ पे की जाती है? अहमदाबाद टेक्सटाइल का संबंध किससे है? फिर आपको बताना होगा ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन की संघ की स्थापना या स्थापना कब हुई थी और इसका संस्थापक कौन था। क्लियर। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था, समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था, साम्यवादी पार्टी का संस्थापक कौन था। फिर इसके बाद मैंने पूछा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। फिर मैंने आपसे कहा कि क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ये सारे संस्थाओं का नाम, इन सारे सोसाइटी का नाम, इन सारे एसोसिएशन का नाम, इन सारे समाज का नाम, इन सारे सभाओं का नाम, इन सारे संघ का नाम आपको याद करना होगा। यहाँ से प्रश्न 1 लाइनर में पूछे जाते हैं। ठीक है मित्र। तो ये मैंने कहा सन्यासियों का, जो आपने देखा जनजातियों निम्न जातियों के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे, उन सारे आंदोलनों का मैंने नाम लिया। जो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे उसको मैंने नाम लिया। एक और इम्पॉर्टेंट है, आप ये बताइए कि पैट्रियार्क एसोसिएशन का संस्थापक कौन था। पैट्रियार्क एसोसिएशन का संस्थापक कौन था, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है। इसके बाद बीच बीच में जो प्रश्न आते रहेंगे हम वो भी पूछते रहेंगे, लेकिन मेरा एक टॉपिक वाइज प्रश्न पूछा जा रहा है। अब देखिए मित्र, इसके बाद इन सारी चीज़ों के बाद हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला मेरा आपसे यही प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर, सुनिए ध्यान से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर देश के आज़ादी तक कुल कितने विशेष अधिवेशन हुए हैं
उन विशेष अधिवेशनों का नाम बताना है और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है वो भी आपको बताना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर देश के आज़ादी तक कुल कितने अधिवेशन अब तक हो चुके हैं वो भी बताना है। इसके अलावा जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं वो सबसे ज़्यादा वो कौन सा स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है? जी हाँ, सबसे ज़्यादा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ है? इसके बाद कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला सबसे अधिक, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे अधिक करने वाला उस व्यक्ति का नाम बताइए। और अब तक जितने कांग्रेस के अधिवेशन हो चुके हैं, अब तक जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हो चुके हैं, आपको बताना है अब तक जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हो चुके हैं इनमें से कितनी महिलाओं ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता में भाग लिया था। और आपको ये भी बताना है कि इनमें वो पहला विदेशी व्यक्ति कौन था जिसने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, वो पहला मुस्लिम कौन था जिसने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किया हुआ था। क्लियर? ये थोड़ा सा जो आउटलाइन के क्वेश्चन हैं वो मैं आपसे पूछा। अब आते हैं अंदर की बातें। अब बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन उद्देश्यों को लेकर किया गया था? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन उद्देश्यों को लेकर किया गया था? ये कहाँ पे किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये कहाँ पे किया गया था, ये बताने का प्रयास करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे किया गया था, किसके द्वारा किया गया था और इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी अब तक कितने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर चुके हैं? हालांकि ये प्रश्न कुछ मैं पहले पूछ चुका हूँ लेकिन यहाँ पे डिटेल से पूछूंगा। दादा भाई नौरोजी अब तक कितने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता में भाग ले चुके हैं, ये भी आपको बताना होगा। क्लियर? अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं, उन ऐतिहासिक घटनाओं के समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला कौन सा व्यक्ति था ये भी पता होना चाहिए। जैसे बताइए आप, बंगाल के विभाजन के समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला कौन था? मुस्लिम लीग की जिस समय स्थापना हुई थी उस समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला कौन था? सूरत का विभाजन जिस समय हुआ था उस समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला कौन था? जिस समय सर्वप्रथम वंदे मातरम का गीत गाया गया था उस समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला कौन था? जिस समय सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था उस समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन था? जिस समय महात्मा गांधी भारत में प्रवेश किए उस समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला कौन था? जिस समय लखनऊ का अधिवेशन हुआ था उस समय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला कौन था? जिस समय असहयोग आंदोलन हुआ उस समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला कौन था? जिस समय गांधी और इरविन का समझौता हुआ था उस सन में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला कौन था? क्लियर? जिस समय पाकिस्तान की मांग की गई थी उस समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला कौन था? जिस समय हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला कौन था? और जिस समय हमारा संविधान पारित हुआ उस समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला कौन था? यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर है भारत में जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं घटी हुई हैं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं के समय उस समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला कौन था वो आपको बताना है। ठीक है, आपको ये भी बताना है कि महात्मा गांधी बाल गंगाधर तिलक, जी हाँ, महात्मा गांधी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय अब तक कांग्रेस के अधिवेशन की कितनी बार अध्यक्षता कर चुके हैं? जी हाँ, ये आपको बताना होगा कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी अब तक कितनी बार कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कर चुके हैं। आपको ये बताना है कि एनी बेसेंट, जी हाँ, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी गुप्ता ये किस सन में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई थी, ये आपको बताना होगा।
महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कब और कहाँ पे की गई थी, ये भी आपको बताना होगा। सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस कितनी बार कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किए हुए थे। अगला आपको बताना होगा फैजपुर, त्रिपुरी, बेलगांव, कानपुर कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन था, ये आपको बताना होगा। आपको ये बताना होगा कि जब नागपुर का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जी हाँ, जब नागपुर का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उस समय उसकी अध्यक्षता करने वाला कौन व्यक्ति था। और आपको ये बताना होगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कब से कब कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किया हुआ था। सबसे कम उम्र में और सबसे अधिक उम्र वाला व्यक्ति कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला कौन था। तो ये कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, क्योंकि जितने भी मैंने कांग्रेस के अधिवेशन से प्रश्न पूछे हैं ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। अगर आप याद कर लेंगे इतना प्रश्न तो आपका एक भी प्रश्न कांग्रेस के अधिवेशन से गलत नहीं होगा। क्लियर मित्र, नहीं होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप बताइए। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किन किन सम्मेलनों में भाग लिए थे। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो कहाँ कहाँ गए थे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी। राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा जाता है और किसके द्वारा भेजा जाता है। आपको ये बताना होगा कि महाराष्ट्र में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। आपको वो भी बताना होगा पहला मुस्लिम वो कौन था जो मुस्लिमों के सामाजिक सुधार के लिए उसे पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारत का नव प्रभात का तारा किसे कहा जाता है। भारत में आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। जी हाँ, आपको ये भी बताना होगा। आपको ये भी बताना होगा कि धार्मिक सामाजिक सुधारकों के व्यक्तियों में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक भाषाओं का जानकार कौन से धार्मिक सामाजिक सुधारक थे। सबसे अधिक भाषाओं का जानकार कौन से धार्मिक सामाजिक सुधारक थे, ये भी आपको बताना होगा। डिजोरियो किसका शिष्य था। डिजोरियो किसका शिष्य था, ये भी आपको बताना होगा। अगला आपको ये बताना होगा कि मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है। जी हाँ, मार्टिन लूथर के नाम से किसको कहा जाता है। बिरजानंद और पूर्णानंद का संबंध किससे है। बिरजानंद पूर्णानंद का संबंध किससे है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम है। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी, आपको ये भी बताना होगा। और ये बताना होगा कि सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने की बात किसने कही थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात सर्वप्रथम किसके द्वारा कही गई थी, ये भी आपको बताना होगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन का जन्मदाता किसे कहते हैं, ये भी आपको बताना होगा। जी हाँ, आपको ये सारे प्रश्न को बताने होंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी अफ्रीका सर्वप्रथम कब गए और किस सिलसिले में गए, ये भी बताना होगा। इसके अलावा एनी बेसेंट, जी हाँ, एनी बेसेंट कब भारत में आई और स्वामी विवेकानंद कब शिकागो में गए, ये भी आपको बताना होगा। ये सारे वो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। राजा मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है, ये भी बताना होगा। इसके अलावा
आत्माराम पांडुरंग का संबंध किससे है? महागोविंद रन्नाडे, जी हाँ, महागोविंद रन्नाडे का संबंध किससे है? महात्मा गोविंद रन्नाडे का संबंध किससे है? गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन था? अब आप बताइए, प्लेटो के गुरु का क्या नाम था और प्लेटो के शिष्य का क्या नाम था? प्लेटो के गुरु का क्या नाम था, प्लेटो के शिष्य का क्या नाम था? ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा, क्योंकि गुरु और शिष्य से भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, ये यहाँ से ढेर सारे प्रश्न आते हैं। आध्यात्मिक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी किसे कहा जाता है और ये किसके द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा ये कहा गया है, ये भी आपको बताना होगा। क्लियर मित्र? तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से जो भी मैंने अभी प्रश्न पूछे हैं, उन सारे प्रश्नों को आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। सारे ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप कोशिश करिएगा इसको जवाब देने के लिए। बाकी अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो हम तो हैं ही हैं। संपूर्ण लेक्चर आपके सामने इतिहास को मैं लेकर आऊँगा, जो मैं पहले से कहा हूँ कि इतिहास जीएस का सबसे बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है। सबसे बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि लगभग 30% इतिहास अन्य सब्जेक्टों की भूमिका बनाने में अपना निवेश करता है, सबसे ज़्यादा। बिना इतिहास के जाने आप किसी भी सब्जेक्ट की भूमिका नहीं बना सकते हैं। अगर आपके जीवन से इतिहास को निकाल दिया जाए, आपके जीवन से अगर इतिहास को निकाल दिया जाए तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जब अस्तित्व नहीं बने रहेगा तो आप कितने दिन तक टिक सकते हैं? आप जरा इस पर विचार करिएगा। ठीक है मित्र, ये कुछ धार्मिक सामाजिक सुधारक से रिलेटेड प्रश्न हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको जानना चाहिए। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको सर्च करेंगे और ढूंढने का प्रयास भी करेंगे। और आप अब तक जो मेरे प्रश्न किए गए हैं या अब तक मैं जो अभी और प्रश्न करूंगा, इन प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न के जवाब दिए हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा मित्र। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारे विद्यार्थी कहाँ पर हैं? एक शिष्य को भले ही अपने गुरु की परवाह नहीं होती है, लेकिन एक गुरु को हमेशा अपने शिष्य की परवाह होती है। एक गुरु आपके सारे रिश्तों को बनाता है। इस चीज़ को आप हमेशा समझते रहिए। इसीलिए गुरु का पद सबसे ऊंचा माना गया है। आइए, भावनाओं में मत जाइए, आगे इस प्रश्नों पर विचार करिए। देखिए, अब ये बातें तो यहाँ पर होगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हुई। अब देखिए, कुछ ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन में घटनाएं हैं जिसका संबंध क्रांतिकारी से भी जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध महात्मा गांधी के आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध उग्रवादी और उदारवादी नेताओं से जुड़ा हुआ है। तो आइए अब इन सारे प्रश्नों को देखते हैं। और यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं मित्र, पूरे इतिहास से लगभग 5 से 6 प्रश्न यहाँ से ही पूछे जाते हैं, जो अब मैं पूछने जाने वाला हूँ। 5 से 6 प्रश्न, यानी 25% का नेतृत्व यहाँ पे किया जाता है। 25% नेतृत्व किया जाता है। तो आइए प्रश्न करते हैं। आप ये बताइए कि क्रांतिकारी का पिता, जी हाँ, क्रांतिकारी का भारत में पिता किसे कहा जाता है, या वो व्यक्ति कौन था जिसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में क्रांति की गई थी? चापेकर बंधु का नाम तो सुना होगा। ये चापेकर बंधु कौन थे? चापेकर बंधु का इतिहास में आपने नाम सुना होगा, सैयद बंधु का नाम सुना होगा, अली बंधु का नाम सुना होगा। ये सारे बंधुओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सैयद बंधु का नाम मैंने जिक्र कर दिया था, प्रश्न किया था, वो बताइएगा। अभी अली बंधु आएंगे, लेकिन इसके पहले आपको चापेकर बंधु बताना होगा कि चापेकर बंधु कौन थे और इनके द्वारा कौन सी क्रांति की गई थी और इनके द्वारा कौन कौन से एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ये आपको बताना होगा। मित्र मेला, व्यायाम मेला, ये किसके द्वारा या किस क्रांतिकारी से संबंधित था, ये भी आपको बताना होगा। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी और इसमें भाग लेने वाले कौन कौन से थे,
ये भी आपको बताना होगा। कम से कम 5 उदारवादी नेता और 5 उग्रवादी नेताओं का आप नाम बताइए। कम से कम 5 उदारवादी नेता और 5 उग्रवादी नेताओं के नाम बताइए आप। अगला चीज, बाल गंगाधर तिलक, जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव सर्वप्रथम कब मनाया गया था और इसके मनाए जाने के पीछे कारण क्या था? इसके मनाए जाने के पीछे मित्र कारण क्या था, ये भी आप बताइएगा। और कब बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों के द्वारा कैद कर लिया जाता है? जी हाँ, सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों के द्वारा कब कैद कर लिया जाता है? और बाल गंगाधर तिलक किस आंदोलन को देखने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है? एक चीज़ यहाँ पर प्रश्न पूछने से पहले एक चीज़ मेरे दिमाग में आया, वो भी मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए मित्र, YouTube पर एक वीडियो पड़ा हुआ है मेरे, और वो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने YouTube पर डाला है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने लिखा है आधुनिक भारत के प्रमुख व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का जन्म कब कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन या संस्थाओं की स्थापना किया जाना, वो सारा डिटेल से वीडियो बना है। देखिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप आधुनिक भारत पढ़ रहे हो तो आपको सारे व्यक्तियों के बारे में पता होना चाहिए जो पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हैं, जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि मध्यकालीन और प्राचीन काल में नहीं है, वहाँ पर भी हैं, लेकिन प्रासंगिकता 60% से लेकर 70% मुझे आधुनिक भारत के प्रमुख व्यक्ति वाले व्यक्तित्वों का जन्म और मृत्यु जरूर जानना चाहिए। इसका एक ही वीडियो में मैंने सारा चीज़ आपके सामने प्रस्तुत किया है, उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उनका जन्म कब और कहाँ और उनकी मृत्यु कब हुई थी, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि राजा राम मोहन राय किसके समकालीन थे, भीमराव अंबेडकर किसके समकालीन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके समकालीन थे, या एक प्रमुख व्यक्ति वाला और दूसरा प्रमुख व्यक्ति वाला ये किसके किसके आपस में समकालीन थे। आपको ये भी पता चल जाएगा कि पंडित जवाहरलाल में उम्र में बड़े थे कि सुभाष चंद्र उम्र में बड़े थे। आपको ये भी पता चल जाएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद बड़े थे कि भगत सिंह बड़े थे। आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगा। कौन स्वामी विवेकानंद बड़े थे, स्वामी विवेकानंद बड़े थे कि लाला लाजपत राय बड़े थे, ये आपको पता चल जाएगा। द्वारकानाथ टैगोर बड़े थे कि देवेंद्र नाथ टैगोर, ये थोड़ा से अब भाई वो तो उन्हीं के लड़के थे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये पूरा मैंने वहाँ पर नोट करके बहुत बाकायदा बताया, तो इसलिए मैं जन्म स्थान से नहीं पूछूंगा कि राजा राम मोहन राय कब जन्म लिए थे, डिजेरियो का जन्म कब हुआ था, इसकी मृत्यु कब हुई थी, लाला लाजपत राय का कब जन्म हुआ था, इनकी कब मृत्यु हुई थी, एनी बेसेंट का कब जन्म हुआ था, कब इनकी मृत्यु हुई थी, बाल गंगाधर तिलक का कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, महात्मा गांधी तो आप जानते ही होंगे, आप तो महात्मा ही गांधी के बारे में जानते होंगे, भगत सिंह कब मरे थे ये आप जानते होंगे, लेकिन उनका जन्म कब हुआ था शायद आप ये नहीं जानते होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद कब मरे थे ये आप जानते होंगे, लेकिन उनका जन्म कब हुआ था शायद आप ये नहीं जानते होंगे। भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था शायद आप ये जानते होंगे। भीमराव अंबेडकर कब जन्मे थे शायद आप ये नहीं जानते होंगे। तो इन सारे मैंने एक ही वीडियो में सारे लोगों के बारे में बता दिया था। इसके अलावा मेरे इनसे जुड़े हुए जो भी हैं प्रमुख पर्सनालिटी वाले व्यक्ति, जो क्रांतिकारी से जिनका संबंध है, जिनका स्वदेशी क्रांतिकारी से रिलेटेड संबंध है, जिनका प्रवासी महिला हैं, जो स्वदेशी महिला हैं, जो विदेशी क्रांतिकारी हैं, इसके अलावा जो सामाजिक सुधारक हमारे भारत के बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जो धार्मिक सुधार से रिलेटेड बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, सबका एक एक हेडलाइन में उन सारे व्यक्तियों का नाम लिखा गया है और उनके द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए हैं वो सारा भी उसमें बनाया गया है। तो एक बार ज़रूर आप जाकर देखिएगा, वो पूरा नोट्स के तरीके से बनाया गया और बाकायदा उस चीज़ को समझाया गया है।
प्ले लिस्ट बनेगी, लेकिन प्ले लिस्ट बनाने में भी थोड़ा सा वक्त है। उस सारे प्ले लिस्ट आपके सामने इतिहास में आ जाएंगे। अगर आप जो अभी मैंने बताया, अगर आप वो जाकर देख लेंगे तो ये जो अभी मैंने 5 से 6 प्रश्न की बात की, कहीं इससे ज़्यादा वहाँ से प्रश्न सिर्फ उतने में ही बन जाएगा। सिर्फ प्रश्न ही नहीं बनेगा, बल्कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो एक क्रांतिकारी का व्यक्तित्व कैसा होता है वो चीज़ें आपको झलकेगा। एक सामाजिक सुधारक का व्यक्तित्व कैसा होगा वो आपको उसमें झलकेगा। एक धार्मिक सुधारक का व्यक्तित्व कैसा होता है वो आपको झलकेगा। एक उग्रवादी व्यक्ति के व्यक्तित्व कैसा होता है वो भी आपको उसमें झलकेगा। एक उग्रवादी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है वो भी आपको उसमें झलकेगा। ठीक है, और वहीं से मैं सारा प्रश्न यहाँ से पूछ रहा हूँ आपसे, जिसका उत्तर आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, हाँ ये बात अलग है, वो पूरा वीडियो 5 से 6 घंटे में बनाया गया है। टोटल अगर कैलकुलेशन करोगे तो शायद 4 घंटे आपको उसमें देखने को मिल जाएगा पूरा। और यहाँ आपको 4-5 घंटे के अंदर तो आधुनिक भारत के ढेर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे लेक्चर में, संपूर्ण लेक्चर में। खैर आते हैं आगे की तरफ, हम बढ़ते हैं। तो हम जैसा कहा कि हमारी जो चर्चा हो रही थी वो राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारियों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो आइए फिर हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सी चीज़ें। तो आप बताने का एक प्रयास करिएगा कि वो कौन से क्रांतिकारी थे जिनके सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी। उस क्रांतिकारी का नाम बताना है जिसको सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी। और राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? जी हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि दिल्ली का षड्यंत्र, लाहौर का षड्यंत्र, काकोरी कांड का षड्यंत्र, इन सारे षड्यंत्रों में शामिल होने वाले कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे? फिर से नाम सुन लीजिए। इतिहास में आपसे दिल्ली का षड्यंत्र, लाहौर का षड्यंत्र, काकोरी कांड का षड्यंत्र, ये सारे षड्यंत्र से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ये षड्यंत्र कब कब रचे गए थे, इसका परिणाम कब कब निकला, और इसमें शामिल होने वाले व्यक्ति कौन कौन से थे, ये आपको बताना होगा। आइए अब हम अगला क्वेश्चन पूछते हैं। आप ये बताइए, स्वदेशी का नारा सर्वप्रथम कब दिया गया था? और स्वदेशी यानी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कब और किसके द्वारा कहाँ पे दिया जाता है? और पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब होती है? और किस रिपोर्ट में अधिस्वायत्त की मांग की जाती है? ये बताने का प्रयास करिएगा। तो फिर से ध्यान सुनिए, स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया ये बताइएगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया ये बताइएगा। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, ये भी बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्नों के किस तरीके से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, एक ही प्रश्न से जुड़े अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन क्या था और ये आंदोलन क्यों चलाया गया था, ये आपको बताना होगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं कि हालांकि संविधान के विकास में मैंने ढेर सारे प्रश्न की चर्चा किया, फिर भी मैं यहाँ पे प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। आप ये बताने का प्रयास करिएगा, सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन की मांग। जी हाँ, सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन की मांग सर्वप्रथम किस अधिवेशन में कही जाती है और कब की जाती है, किसके द्वारा कही जाती है, और इसकी मांग ब्रिटिश गवर्नमेंट से किसने किया था, ये बताने का प्रयास करिएगा। जी हाँ, आते हैं आगे। आप ये बताइएगा कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब फेंका गया था? धिंगारा का संबंध किससे है? रास बिहारी बोस कौन थे? जापान का पहला दामाद कौन था? आज़ाद हिंद फौज का गठन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का गठन सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया था? महेंद्र प्रताप कौन थे? इनका संबंध देशों और विदेशों में किन किन स्थानों से था? सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था?
ये बताने का प्रयास करिए। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब दिया जाता है, कहाँ पे दिया जाता है, ये बताने का। सुभाष चंद्र बोस का जन्म और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब होती है, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। महात्मा गांधी भारत में कब आते हैं, फिनिक्स आश्रम का गठन कब होता है, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम कब दिया जाता है, महात्मा गांधी सर्वप्रथम किस आंदोलन में सत्याग्रह की बात करते हैं, भारत का प्रथम सत्याग्रही कौन था, भारत का दूसरा सत्याग्रही कौन था, ये आपको बताना होगा। महात्मा गांधी को चंपारण के आंदोलन के लिए आमंत्रित कौन किया था, महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन में के लिए आमंत्रित कौन किया था, चंपारण आंदोलन था क्या, ये आंदोलन किसके लिए चलाया जा रहा था, और इस आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी। होम रूल आंदोलन क्या था, होम रूल आंदोलन द्वारा सर्वप्रथम भारत में किसके द्वारा चलाया गया था, बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे, एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे। कुछ इम्पोर्टेंट पत्रिका है, उन पत्रिकाओं का भी नाम बताने की कोशिश करिएगा। मराठा और केसरी नाम की पत्रिका किसका है, यंग इंडिया पत्रिका किसका है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका किसका है, हिंद स्वराज नामक पत्रिका किसकी है, ये बताने का सारा प्रश्न आप प्रयास करिएगा। और महात्मा गांधी फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब और कहाँ करते हैं, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। इसके बाद हम आगे के बात बढ़ते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी का क्या योगदान था, ये आपको बताना होगा। सैयद अली बंधु कौन थे, सैयद अली बंधु, सैयद नहीं अली बंधु किसे कहा जाता है, अली बंधुओं के नाम बताइए। खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया था, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कौन व्यक्ति थे, और ये खिलाफत आंदोलन था क्यों चलाया गया था, इसके नेतृत्व करने वाले कौन थे और कब चलाया गया था। रॉलैंड एक्ट क्या था और ये एक्ट क्यों लाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी, क्यों घटी थी, और इनमें घटना के बाद कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया था, उन सारे समितियों के गठन के बारे में आप बताइए। और उसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के घटने के बाद। असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, असहयोग आंदोलन घटने के पीछे भूमिका क्या है, असहयोग आंदोलन की घटना घटने के पीछे भूमिका क्या है। असहयोग आंदोलन जब चलाया जा रहा था तो उसमें रविंद्रनाथ टैगोर और एनी बेसेंट और पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो आलोचना की गई थी वो किन कथनों में की गई थी, ये बताने का प्रयास करेगा। जब असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया जाता है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, और महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया जाता है तो इससे उस समय भारतीय युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इस पर सुभाष चंद्र बोस, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू का क्या स्टेटमेंट आता है, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। अगला, स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है, इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन व्यक्ति थे, और स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था, और स्वराज पार्टी में शामिल होने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे। उन सारे व्यक्तियों का नाम आप बताने की कोशिश करिएगा। आगे चलकर स्वराज पार्टी क्यों समाप्त हो जाती है, क्या कारण था कि स्वराज पार्टी आगे चलकर समाप्त हो जाती है, और ये पार्टी कांग्रेस से अलग क्यों हुई थी, जैसा कि अभी मैंने पूछा।
इसके बाद जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ प्रश्नों के साथ काकोरी कांड में शामिल होने वाले कुल कितने क्रांतिकारी थे? काकोरी कांड में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसको फांसी नहीं हुई थी। क्रांतिकारी में बिस्मिल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका बताइए। क्या काकोरी कांड में राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त शामिल थे? बटुकेश्वर दत्त का संबंध कहां पर और किस सिचुएशन में भगत सिंह से था, ये बताइएगा। इसके बाद आप ये बताइए कि भारत में साइमन कमीशन आता क्यों है और भारत में साइमन कमीशन जाता कहां कहां है, और भीमराव अंबेडकर क्या साइमन कमीशन के समर्थक कर रहे थे कि ये विरोधी थे, और इस साइमन कमीशन का नारा लगाते हुए किस गद्दावर नेता की मृत्यु होगी, और इनके मृत्यु होने के बाद क्रांतिकारी युवाओं में क्या एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, और वो एक बड़ा परिवर्तन किन किन रूपों में देखने को मिलता है और उसका परिणाम क्या होता है, ये बताने के प्रयास करिएगा। देखिए मित्र, कुछ तो प्रश्न मैं लिखित रूप में कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और जो मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ वो प्रश्न के ही माध्यम से आप जवाब दे सकते हैं। आगे चलते हैं। नेहरू रिपोर्ट क्या थी? नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया था और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नेहरू रिपोर्ट मोहम्मद अली जिन्ना से के 14 सूत्री से किस प्रकार से भिन्न थे, और बाद में नेहरू रिपोर्ट क्यों सक्सेस नहीं होती है? क्या मोतीलाल नेहरू के रिपोर्ट से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस सहमत थे कि विरोधी थे? अगर विरोधी थे तो किसकी मध्यस्थता करने पर बाद में सहमत हो गए? अगला, फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार की मांग सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में की जाती है? जी हाँ, किस अधिवेशन में की जाती है? आप बताने का प्रयास करिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस अधिवेशन के उपरांत पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की जाती है? महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब से कम प्रारंभ होती है, क्यों प्रारंभ होती है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने कितने सूत्री की मांग की थी? अब यहीं पे एक प्रश्न और आ गया। अब ये बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो वहाँ पे कुल कितने प्रतिनिधित्व भाग लिए थे, और जिस समय महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की तो कितने सदस्यों के साथ उन्होंने ये यात्रा प्रारंभ की? पूछा गया है कि दांडी यात्रा के समय महात्मा गांधी कितने सदस्यों से प्रारंभ करते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं, ये बताने का प्रयास करिएगा। दूसरी चीज, किस व्यक्ति ने गांधी की दांडी मार्च की यात्रा की तुलना मुसोलिनी और नेपोलियन से किया है, ये आप बताने का प्रयास कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का संपूर्ण भारत के किन किन स्थानों पर प्रभाव पड़ा, और जब गांधी जी कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो गांधी इसकी भूमिका कौन और कहां कहां निभाते हैं? यानी कि इसकी भूमिका मद्रास में कैसी थी, इसकी भूमिका गुजरात में कैसी थी, इसकी भूमिका महाराष्ट्र में कैसी थी, इसकी भूमिका असम में कैसी थी, ये आप बताने का प्रयास कीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, इसी समय मैं 3-4 घटनाएं बोल रहा हूं, उन घटनाओं का सही तिथि क्रम बताइएगा, उन घटनाओं का सही तिथि क्रम बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु, गांधी इरविन समझौता, सत्याग्रह का आंदोलन चलाया जाना, प्रथम गोलमेज का सम्मेलन,
भगत सिंह को फांसी, इन घटनाओं का सही सीक्वेंस बताइए। इन घटनाओं का क्रमबद्ध से सही तरीके से सीक्वेंस बताइए। अगला, कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए और किस गोल सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, और कांग्रेसियों ने कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, और भीमराव अंबेडकर किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। हाँ, भीमराव अंबेडकर किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, कांग्रेसियों ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, और महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, बताने का प्रयास कीजिएगा। राष्ट्रीय पंचांग क्या है, राष्ट्रीय पंचांग क्या है और ये कब लाया गया। पूना पैक्ट क्या है और ये कब लाया गया। पूना पैक्ट के बाद परिणाम क्या निकलता है। राष्ट्रीय पंचांग, पूना पैक्ट, क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसका क्या परिणाम निकलता है भारतीय जनमानस पर, यह बताने का प्रयास करिएगा। कांग्रेसियों के लिए प्रांतीय चुनाव सर्वप्रथम कब होता है और इस चुनाव के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग और कांग्रेस में किसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, और इस प्रांतीय चुनाव में भाग लेने वाले कुल कितने राज्य थे, और कांग्रेसियों के द्वारा इस्तीफा कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्त दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। अब भीमराव अंबेडकर क्या मुक्त दिवस मनाए जाने के समर्थन में थे कि विरोधी में थे, ये आप बताइएगा। फाल्डवन ब्लॉक के गठन किए जाने के पीछे क्या उद्देश्य था सुभाष चंद्र बोस का। पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चलता रहता है। जिस समय पाकिस्तान की मांग की जाती है उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। सीधी कार्रवाई दिवस कब प्रारंभ होती है। भारत छोड़ो आंदोलन में विभिन्न प्रकार के नेताओं को कहां कहां गिरफ्तार करके कैद किया जाता है। पुतली बाई की मृत्यु कब और कहां होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहां गिरफ्तार करके कैद कर लिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की क्या क्या भूमिका होती है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट जो संविधान के निर्माण के ही समय हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, जैसे कैबिनेट मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन का सचिव कौन था, ये बताने का प्रयास करिएगा। और इनका कभी कभी सीक्वेंस पूछ देता है, जैसे सिमला का सम्मेलन, नौसेना का विद्रोह, बैबल का योजना, कैबिनेट मिशन, सीधी कार्रवाई दिवस, ये सब क्या थे और इनका सही सीक्वेंस बताइए ऐतिहासिक घटनाओं का। इसके बाद देश की आज़ादी की घोषणा किसके द्वारा और कब की जाती है, और इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता था, किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता था, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारियों, और एक चीज़ और आपको बताना होगा कि जनरल डायर की हत्या कौन करता है और कब करता है और क्यों करता है, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। तो देखिए मित्र, ये जितने भी अभी मैंने आपसे प्रश्न किए हैं आधुनिक भारत से रिलेटेड, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हुए होंगे जो छूटे होंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर ध्यान रखिएगा, संपूर्ण इतिहास के लेक्चर में कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, इससे भी ज़्यादा वहाँ प्रश्न आपको बताए जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप जितने में प्रश्न पूछा हूँ, अगर इस प्रश्न में अगर आप 70% तक जवाब दे दिए तो ये मान के चलिए कि आप इतिहास के जीएस के पेपर में क्वालिफाई हैं। जी हाँ, प्री में टॉप करने की कोशिश मत करिए,
कि हम जीएस के प्री के लेवल में टॉप कर जाएं। नहीं, जीएस में प्री लेवल का टॉप करने वाला विद्यार्थी कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकता है। हाँ, सिलेक्शन दिला सकता है, सिलेक्शन ले नहीं सकता है। वो कैसे, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। हाँ, प्री स्तर पर टॉप करने के लिए आप कभी सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। अपवाद में निकल जाए, यानी कि 100 में से 1, तो वो बात अलग है। वो कुछ अलग व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो आधुनिक भारत से रिलेटेड इन सारे प्रश्नों का आप जवाब देने की कोशिश करिएगा, जिसमें मैंने वायसराय के बारे में पूरा बताया, मैंने जिसमें जनजाति और निम्न जाति के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे वो मैंने बताया, जिसमें मैंने धार्मिक सामाजिक सुधारक संबंधित जितने भी आंदोलन एवं संस्थाएं चलाए गए उसके संदर्भ में मैंने आपको बताया, पूछा, ढेर सारे प्रश्न मैंने पूछे। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न पर आप विचार करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सके मैंने उसको वहाँ पे बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैंने बताया। हाँ, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि बहुत सारे हिंदुस्तान में पत्रिकाएं जारी की गई, उस सारे पत्रिकाओं का मैंने जिक्र नहीं किया। तो पत्रिकाएं, पुस्तकें, ये सारे मैं यूट्यूब पर पूरा वीडियो डाल देता हूँ, उसका एक क्रमबद्ध श्रेणी है, उसको पढ़िएगा। इसी तरीके से मैंने प्राचीन इतिहास में और आधुनिक भारत में इस चीज़ को मैं डालने का प्रयास करूँगा मित्र। क्लियर? तो यहाँ तक आप तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम फिर एक नए टॉपिक की तरह या एक नए टॉपिक से प्रश्न की तरफ। जैसा कि मैंने कहा था कि जिस तरीके से आधुनिक भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन चले, उसी तरीके से प्राचीन इतिहास में भी धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चलते आए। उसी तरीके से मध्यकालीन इतिहास में भी धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन चलते आए। तो ये भी मेरा कर्तव्य बनता है कि वहाँ से भी मैं प्रश्न पूछूं जहाँ से प्राचीन इतिहास में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंध प्रश्न बनते हैं, मध्यकालीन में जहाँ पे धार्मिक और सामाजिक सुधार से संबंधित प्रश्न बनते हैं। क्लियर मित्र? और दूसरी चीज़ कि मैंने उत्तर भारत के ज़्यादातर राजवंशों एवं उसके शासकों से संबंधित प्रश्न पूछे हैं प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन में। और औरंगजेब के मृत होने के बाद बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, राजपूत और सिख। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं अभी भी कि जो दक्षिण भारत से भी क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से भी अभी मैं क्वेश्चन आपसे करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि मैं एक घंटे की ही वीडियो अपलोड यहाँ पे करूँगा, क्योंकि एक ज़्यादा वीडियो लंबा होने पर आपको भी देखने में प्रॉब्लम होती है, किसी की आंखें थक जाती होंगी और आपको भी उबन महसूस होने लगता होगा। तो हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, इसलिए सारा वीडियो मैं एक ही घंटे पर लेकर आता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सर को इसके आगे नहीं आता, नहीं, ये तो आप समझे गए होंगे। ठीक है, तो एक घंटे के बाद, इसी के बाद फिर मैं एक अगला वीडियो लेकर आऊँगा जिस पर मैंने अभी चर्चा किया है। ठीक है।